हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं शिव प्रकाश शर्मा दृष्टिकोण आईएएस में आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग 70वीं बीपीएससी को लेकर के सारा क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिसमें मुख्यतः आज के क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था को उठाते हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। उस पर जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में, उस सब पे बिंदुवार चर्चा करते हैं। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर या डिप्टी गवर्नर बनने वाली प्रथम महिला कौन है? गवर्नर या डिप्टी गवर्नर बनने वाली प्रथम कौन है? तो केजी उदेसी, उषा थोराट या इनमें से कोई नहीं। ये चार आपके ऑप्शन हैं। तो अभी तक वर्तमान में कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई भी जो गवर्नर है, महिला गवर्नर नहीं बनी है। हाँ, डिप्टी गवर्नर बनी हुई। डिप्टी गवर्नर दोनों ही जो है, केजी उदेसी और उषा थोराट, ये दोनों ही डिप्टी गवर्नर रह चुकी है। और दोनों में से भी जो सबसे पहले बनी थी वे केजी उदेसी थी। ठीक है, केजी पहली महिला डिप्टी गवर्नर है। देखिएगा इस चीज को, केजी उदेसी पहली महिला डिप्टी गवर्नर है। इसके बाद उषा थोराट भी जो है डिप्टी गवर्नर के पद तक पहुंची थी। ठीक है, गवर्नर लिस्ट है। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा आरबीआई का पहला गवर्नर कौन है, तो आप जानते हैं ऑसबॉर्न स्मिथ जो है पहले गवर्नर थे। आपसे अगर पूछा जाता है कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, अगर इंडियंस लगा दिया जाए तो उसमें हो जाएगा सीडी देशमुख। ठीक, तो समझ गए, पहले गवर्नर आरबीआई के ऑसबॉर्न स्मिथ। यदि भारतीय लगा दिया, पहला भारतीय गवर्नर कौन है आरबीआई का, तो सीडी देशमुख। पहला महिला जो है डिप्टी गवर्नर के पद तक पहुंचने वाली केजी उदेसी है। उसके बाद उषा थोराट है। ये सब गवर्नर की लिस्ट में है। इसकी स्थापना वगैरह के बारे में जानते हैं। 1935 से इन्होंने काम करना शुरू किया है आरबीआई ने। जिस कमिटी के आधार पे इसका जो गठन किया गया था आरबीआई का, उस कमिटी का ठीक है। तो रिजर्व बैंक से जुड़े हुए ये प्रश्न है, ये प्रश्न सब याद रखिएगा। हिल्टन यंग कमीशन के आधार पे जो इसका गठन किया गया। ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे। सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। केजी उदेसी पहली महिला डिप्टी गवर्नर थी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि करने मुद्रास्फीति क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है बीपीएससी के एग्जाम में ये अब ट्रेंडिंग में है। इसी तरह के प्रश्न में जो है उलझाता है स्टूडेंट को। तो आपको ये ध्यान से समझना पड़ेगा कि रेपो दर पहले क्या है। रेपो को समझिए कि रेपो दर क्या है। जानते ही हैं आप लोग, जो आरबीआई बैंकों को लोन देता है, बैंक को लोन दे रहा है, और कैसा लोन होता है वो? शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म। ठीक है, 0 से 90 दिन। अगर इस टाइमलाइन के लिए लोन देता है, तो जिस रेट पे हम किसी को लोन देंगे, कोई बैंक भी हमें लोन देती है, तो किसी उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, तो आरबीआई शॉर्ट टाइम लोन दे रही है बैंक को 0 से 90 दिन के लिए, तो उस रेट को, जिस रेट पे देगी, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, रेपो दर बोलते हैं। अब एक चीज गौर कीजिए, मुद्रास्फीति मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो महंगाई। ठीक है, तो यदि मार्केट में पैसा बढ़ गया, मान लेते हैं कि चीजें जो है आपके हाथ में खूब पैसा है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मार्केट में? आप उन चीजों को भी खरीदना शुरू कर दीजिएगा जो अननेसेसरी है, जो जरूरत नहीं है। मान लेते हैं ठंडी आ रहा है, ठंडी में भी आप फ्रिज वगैरह खरीदना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके कारण मार्केट में क्या होगा? एक स्कार्सिटी क्रिएट हो जाएगी, और धीरे धीरे जो सामान का रेट है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, मार्केट में ज्यादा पैसा आने से सामान अवेलेबल एक रहेगा, लेकिन खरीदने वाले जो है 1000 हो जाएंगे। सामान एक है लेकिन खरीदने वाले ढेर सारे हो जाएंगे, क्योंकि सबके हाथ में पैसा है। तो इस कारण से इस सामान
ऊपर बढ़ने लगेगा, यानी कि महंगाई बढ़ने लगेगी, मतलब मुद्रास्फीति जो है बढ़ने लगेगी। ठीक है। रेपो दर यदि बैंक आरबीआई द्वारा बढ़ाया जाता है, ठीक है, सिंपली समझिएगा आप लोग, आरबीआई द्वारा यदि रेपो दर को बढ़ाया जाता है, इसका मतलब हाई इंटरेस्ट पे पैसा दिया जाएगा किसको? बैंक्स को। और बैंक इसी हाई इंटरेस्ट पे जो है आम लोगों को भी लोन बांटेगी। आम लोगों को इसी इंटरेस्ट, मतलब जितना ज्यादा आरबीआई बढ़ेगी उसी के अनुपात में बैंक भी आगे बढ़ा करके देगा। बैंक तो अपना नुकसान सह के लोग को लोन नहीं बांटेगा, तो लोगों को पैसा महंगा मिलेगा। बहुत सारे अभी आप मार्केट में देखे होंगे लोन पे फोन, यानी कि जीरो क्रेडिट जीरो फाइनेंस पे फोन हो जाता है। तो वैसे स्थिति में नहीं होगा, तब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो लोन भी मिलेगा वो महंगा मिलेगा, 15% 20% इस हिसाब से मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जो है हतोत्साहित होंगे, सामान को खरीदना कम कर देंगे, और इससे क्या होगा? मुद्रास्फीति घट जाएगी। ठीक है, सिंपल है कि आपको आरबीआई जिस रेट में बैंक को लोन दे रही है, 5% के हिसाब से बैंक को लोन दे रही है, तो बैंक आगे 8% के हिसाब से दे रहा है लोगों को, उसी हिसाब से लोग खर्च कर रहे हैं। यदि आरबीआई 10% के हिसाब से बैंक को लोन देता है, तो बैंक भी आगे 15% के हिसाब से लोगों को बैंक देगी। तो लोग कम खरीदना पसंद करेंगे, कम लोन लेना पसंद करेंगे, और चीजें जो है फिर से सस्ती होना शुरू हो जाएगी। तो मुद्रास्फीति जो है घटने लगेगी रेपो रेट में वृद्धि के कारण। ठीक है, इस रेट को समझ गए हैं। रेपो रेट है शॉर्ट टाइम के लिए यदि आरबीआई लोन देता है बैंकों को 0 से 90 दिन के लिए, वो रेट जो है रेपो रेट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज अपने पास सिल्वर के फॉर्म में रखना होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। ठीक है, तो सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। अब इस कैश रिजर्व रेशियो में क्या है, तो एनडीटीएल का कुछ परसेंट जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है, सीआरआर। ठीक है, सीआरआर वाले परसेंटेज में एनडीटीएल हो गया, एनडीटीएल यानी कि नेट एंड टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी कि आपका जो सेविंग अकाउंट का पैसा है, करेंट अकाउंट का पैसा है, या फिर वो फिक्स डिपॉजिट जिसका टाइम ऊपर हो चुका है यानी कंप्लीट हो चुका है, या फिर जो आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं जिसका 1 साल का मैच्योरिटी है, 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो वो पैसा आप कभी भी जाकर के बैंक से आप विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी जाकर के बैंक से आप मांग सकते हैं। आप सेविंग अकाउंट का पैसा तो बचत खाता है, वो कभी भी जाइएगा, आज जमा कीजिए, आज ही निकाल लीजिए, कल निकाल लीजिए, वो पैसा आप ही का है, बैंक के पास है, और बैंक की उत्तरदायी है कि जब भी आप जाएं आपका पैसा तैयार रखे, वो आपको दे। ये नहीं कह सकता है बैंक की 10 दिन के बाद आइए, 10 दिन के बाद हम आपको देंगे। ठीक है, तो वे सारे पैसा यानी सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, जो रिकरिंग डिपॉजिट का टाइम खत्म हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, वो सारा पैसा मिला करके उसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, कि बैंक को इतना पैसा एनी टाइम रेडी रखना पड़ेगा, उसका कुछ परसेंटेज कैश के रूप में बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। गौर कीजिएगा, सीआरआर को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, इसमें सिर्फ कैश रखना है। लेकिन आरबीआई ये भी कंडीशन क्लियर किया है कि कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज इस सब के रूप में बैंक को एनडीटीएल का कुछ परसेंट अपने पास भी रखना है, और उसी रेट को, उसी परसेंटेज को एसएलआर कहते हैं। ठीक है, एसएलआर मतलब सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, तो ये बैंक को अपने पास रखना है, एसएलआर अपने पास रखना है, सीआरआर आरबीआई के पास जमा रखना है। एसएलआर में कैश के अलावा गोल्ड, सिल्वर, सिक्योरिटीज ये सब हो सकता है, और सीआरआर में सिर्फ कैश होगा। ठीक है, समझ गए? बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट अपने पास कैश, गोल्ड, सिल्वर में रखना होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो एसएलआर बोलते हैं।
ठीक है, सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक की तरलता समायोजन सिद्धांत में कौन नहीं आते हैं? तरलता समायोजन सिद्धांत, देखिए इंडिया में जो कैश फ्लो है मार्केट का, इंडिया का जो कैश फ्लो है मार्केट का, यानी कि कितने मात्रा में रुपये मार्केट में होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा किए, यदि मार्केट में ज्यादा पैसा आ गया तो क्या होगा, चीजें महंगी होनी शुरू हो जाएगी। और ज्यादा पैसा मार्केट से निकल गया, बैंक के पास चला गया, तो क्या होगा, चीजें जो है सस्ती होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे आप जाते हैं, कोई सामान नहीं बिक रहा है, 100 रुपये में नहीं बिक रहा है, फिर उसको और डिस्काउंट दे करके 60 रुपये, फिर और डिस्काउंट दे करके 50 रुपये, तो जब खरीदार कम होंगे तो क्या होगा, चीजें सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी। खरीदार कब कम होगा, जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी चीज को एडजस्ट करने का जो जिम्मेवारी है भारत में, वो है रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, और रिजर्व बैंक जिस टूल के सहायता से उस मनी को, ठीक है, मनी जिसको लिक्विडिटी भी कहते हैं, लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है, उस इसी बेस को, इसी सिद्धांत को तरलता समायोजन सिद्धांत के लिक्विडिटी लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि लैफ कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या सब आता है, तो कभी भी जो है मार्केट को एडजस्ट करना पड़ता है, तो सबसे ज्यादा जो है आरबीआई फोकस करती है रेपो रेट पे। आप आए दिन ये न्यूज सुनते रहते हैं कि रिजर्व बैंक ने रेपो दर बढ़ा दिया, रेपो दर घटा दिया, या रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, तो रेपो दर आता है, एमएसएफ आता है, एमएसएफ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, रेपो रेट में तो आप जानते हैं कि 90 दिन के लिए लोन दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी बैंकों को एक दिन के लिए लोन की भी आवश्यकता पड़ जाती है, यानी कि 0 से 24 घंटे। ठीक है, तो वो जिस रेट पे दिया जाएगा वो एमएसएफ कहा जाता है। ठीक है, तो एमएसएफ भी आ गया, रेपो रेट भी आ गया, और रिवर्स रेपो रेट भी आता है लैफ के अंतर्गत। ठीक है, लैफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट भी आएगा। रेपो रेट तो समझ गए, आरबीआई लोन देता है बैंक को। रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो जब देखता है आरबीआई कि बैंकों के पास काफी ज्यादा नगद जमा हो चुका है, वैसे कंडीशन में यानी कि मार्केट में एक संभावना बन जाती है कि ये पैसा मार्केट में जाएगा तो काफी ज्यादा लिक्विड फ्लो हो जाएगा, कैश फ्लो हो जाएगा, और फिर से जो है महंगाई शुरू हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में रिजर्व बैंक क्या कहता है कि आप अपना पैसा, बैंकों को कहता है अपना पैसा हमारे पास जमा कर दीजिए, हम बदले में आपको उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। और जैसे ही हाई इंटरेस्ट का आरबीआई बढ़ा देता है, तो सारे बैंक्स जो है अपना पैसा लोगों के बजाय आरबीआई के पास भेजना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लोगों को लोन न दे करके ये भेजना शुरू कर देते हैं आरबीआई के पास, तो लोगों के हाथ से पैसा किधर फ्लो हो गया, आरबीआई के पास। मार्केट से सारा पैसा आरबीआई के पास चला गया। ठीक है, क्योंकि बैंक भी देखता है कि हाई वो इंटरेस्ट रेट कौन सा, रेपो रेट। ठीक है, यानी कि आरबीआई जब बैंक को लोन देता है और इंटरेस्ट लेता है तो वो रेट हो गया रेपो रेट। और जब आरबीआई एक तरह से बैंक से पैसा लेता है और इंटरेस्ट पे करता है तो हो गया रिवर्स रेपो। इसलिए इसमें रिवर्स शब्द जुड़ गया है, यानी कि गाड़ी अब उल्टी दिशा में चल रही है, अब बैंक आरबीआई ही जो है देगी बैंक को। ठीक है, एसएलआर तो समझ ही गए हैं, एनडीटीएल का कुछ परसेंट बैंक को अपने पास रखा होता है, तो ये लैफ में नहीं आता है। ठीक है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी रिजर्व बैंक के इस वाले टूल्स में नहीं आता है। तो 3 चीज आता है लैफ में, एमएसएफ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस दर में आरबीआई का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है? तो आईबोर यानी कि इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, इंटर बैंक ऑफर्ड रेट का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो बेस रेट होता है जो आरबीआई एक सीमा तय कर देती है कि इस रेट से नीचे जो है कोई भी बैंक ग्राहक को लोन नहीं देगी। बैंक रेट जानते ही हैं क्या होता है, जो लॉन्ग टाइम का लोन दिया जाता है। आईबोर जो होता है, आईएमएसएफ के बारे में जान ही गया, 0 से 24 घंटे के लिए।
आईबोर जो होता है ये रिजर्व बैंक लोन नहीं देता है, इसमें एक बैंक दूसरे बैंक से ही आदान प्रदान कर लेता है लोन का, और इस रेट में, क्योंकि वो दोनों बैंक आपस में कंडीशन बना लेता है कि हम इतना इंटरेस्ट देंगे, वो इतना इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में, इस सिस्टम में जो है आरबीआई का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो आईबोर होता है इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, यानी कि दो बैंक तीन बैंक जब आपस में ही ट्रांजेक्शन कर ले लोन वगैरह का, तो उसमें वो खुद ही बैठ करके डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो आईबोर में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्न में से टायर 1 पूंजी के अंतर्गत क्या आता है? टायर 1 पूंजी, ठीक है। तो दो टाइप का पूंजी होता है, टायर 1 और टायर 2, टायर 1 और टायर 2, ठीक है। तो यदि आपको आवश्यकता पड़ी तो सबसे ज्यादा आपके पास सोना है और कैश है, ठीक है। दो चीज का एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। आपको यदि आवश्यकता पड़ी, सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे, कैश का या गोल्ड का? ऑफ कोर्स सी बात है कि सबसे पहले हम लोग कैश का यूज करेंगे, ठीक है। कैश नहीं है हमारे पास, तब जाके हम क्या करेंगे, गोल्ड को कैश में कन्वर्ट करेंगे, तब उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा यूज में आ जाए, सबसे ज्यादा लिक्विड हो, उसको हम लोग टायर 1 पूंजी के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा गोल्ड हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, ये सब जो है टायर 2 पूंजी है। आपका पैसा, आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, ठीक है, बॉन्ड वगैरह जो बनाते हैं, वो सारा पैसा आपका है, निकल जाएगा, लेकिन तत्काल में यूज में नहीं आएगा, पहले उसको आपको कैश में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें आपको अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको यूज में ला सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक्सचेंज करवाना पड़ेगा कैश में, इसके बाद ही यूज में आ सकता है। तो टायर पूंजी में कैश आता है और बाद बाकी जो पूंजी है वो टायर पूंजी में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें टायर पूंजी के अंतर्गत क्या आएगा, तो कैश आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में से कौन लीगल टेंडर है, ठीक है। लीगल टेंडर क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा पैसा जो कानून के द्वारा बाधित, कानून, ठीक है, यानी कि कानून द्वारा बाध्य है, लोग बाध्य है कि ये लेना ही पड़ेगा। जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए, एक मोबाइल लिए, और मोबाइल में आप 10,000 रुपया आप उसको रुपये में दे रहे हैं, यानी 500 का नोट्स में आप दे रहे हैं, ठीक है। तो ये उस कंडीशन में ये नहीं कह सकता है कि हमको चेक ही बना के दे दीजिए 10,000 का, या फिर सिक्का दे दीजिए, ठीक है। आप जो नोट दे रहे हैं, आप उसको वो नोट स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए उस नोट को जो है लीगल टेंडर कहा जाता है। तो जितने भी करेंसी नोट्स हम लोग यूज करते हैं, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, अभी तक तो हाईएस्ट 500 का ही नोट है, ठीक। तो वो सारा नोट्स जो है क्या कहा जाएगा, लीगल टेंडर कहा जाएगा, ठीक है। 500 का चेक जो नॉन लीगल टेंडर में आएगा, लीगल टेंडर इसके ठीक विपरीत नॉन लीगल टेंडर होता है, नॉन लीगल टेंडर, ठीक है, जो कानून के द्वारा बाध्य नहीं है, ठीक है। नॉन लीगल टेंडर, जैसे चेक दे सकते हैं, तो चेक देंगे अगर 10,000 का, तो वो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, रिटर्न भी कर सकता है, इसलिए हो गया ये नॉन लीगल टेंडर। 500 का डीडी देंगे तो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, ये नॉन लीगल टेंडर है, मतलब कानून के द्वारा बाध्य नहीं है। लेकिन करेंसी नोट देंगे उसको 100 रुपये, 500 रुपये का, उसको लेना ही पड़ेगा, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए जो नोट्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीगल टेंडर बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिल्टन यंग कमीशन के अनुसार किस संस्था की स्थापना हुई? तो हम लोग जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के अनुशंसा पे हुई थी, शाही कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। 1934 एक्ट के अंतर्गत जो है रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। 1935 से जो है रिजर्व बैंक ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। शुरू में हम लोगों ने गवर्नमेंट वगैरह का भी चर्चा कर लिया है इस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टी बिल कौन से संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। देखिए टी बिल होता क्या है, पहले टी बिल का फुल फॉर्म है ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल। जब गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो जरूरी नहीं कि वो लोन लेगा, वो लोगों से भी, आम पब्लिक से भी कह सकता है कि आप अपना पैसा हमारे पास जमा कीजिए
और हम आपको जो है आपके बॉन्ड के मैच्योरिटी पे हम आपको ये इंटरेस्ट रेट पे कर देंगे। ठीक है, तो एक तरह का जमा स्कीम हो गया। तो इसके बदले में जो भारत सरकार की तरफ से आरबीआई जो है टी बिल लॉन्च करता है। ठीक है, इसका जो टाइमलाइंस होता है 28 दिन से शुरू होता है, 91 डेज का, 182 दिन का, 364 दिन का जो है ये इतना मैच्योरिटी डे होता है। ठीक है, 364 दिन, इससे ज्यादा का नहीं होता है। वो साल भर शॉर्ट टर्म लोन के लिए ही इसको यूज किया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए फिर गवर्नमेंट जो है दूसरे तीसरे टूल्स का यूज करती है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह आ जाता है। तो शॉर्ट टर्म लोन जो है एक साल से जो लोन कम है उसको शॉर्ट टर्म लोन में गिनती किया जाता है, यानी कि तीन हाईएस्ट जो है 364 दिन के लिए टी बिल लॉन्च किया जाता है। ज्यादातर जो प्रचलन में 91 डे का जो है टी बिल ये इश्यू किया जाता है, प्रचलन में भी ज्यादा रहता है, पॉपुलर भी है और लोग का भी भरोसा होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया, गवर्नमेंट एश्योरिटी दे रहा है। ठीक है, तो पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, ये टी बिल जो है आरबीआई लॉन्च करता है भारत सरकार के तरफ से। ठीक, चलिए, बैंक के उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए गठित बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर कौन सा संस्था वर्तमान में कार्यरत है? तो देखिए, बैंक में जो भी हायर, जैसे स्टेट बैंक है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा। ठीक है, कैनरा बैंक है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनेगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण जो पोस्ट हैं उसके लिए पहले बनाया गया था बैंक बोर्ड ब्यूरो, और इसमें सभी बैंकों के, आरबीआई के, सरकार के प्रतिनिधि रहते थे और वो चुन करके एक आदमी को बताते थे कि ये आदमी जो है बनना चाहिए इसको। ठीक है, तो कोर्ट द्वारा जो है 2022 में इसको भंग कर दिया गया। कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है बहुत सारी चीजों का उल्लंघन कर रहा है, जिसके कारण इसको कैंसिल किया जाए। इसके स्थान पे आज के टाइम में जो है, ठीक है, एफएसआईबी जो है कार्यरत है। ये 2022 में इसकी 2022 से ये काम करना शुरू कर दिया गया है। और आज के टाइम में जो हाईएस्ट पोस्ट होता है बैंक्स वगैरह का, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सबका रिकमेंडेशन जो है एफएसआईबी, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो द्वारा जो है ये किया जाता है। 2022 से इसने काम करना शुरू कर दिया है। तो जितने भी बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसमें कौन आदमी मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा नहीं बनेगा, ये रिकमेंड करके बताता है सरकार को कि इसको जो है अपॉइंटमेंट करना है। ठीक है, इसमें जो है आरबीआई के, सरकार के, ठीक है, अन्य बैंकों के जो वरिष्ठ लोग हैं वो इसमें प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहते हैं। ठीक, चलिए, कृषिगत क्षेत्र में बैंक कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, खास तौर पे एग्रीकल्चर फील्ड को बढ़ावा देने के लिए, क्या जो पूंजीकरण के लिए जो है एक बैंक की स्थापना की गई थी नरसिंहम कमेटी के रिपोर्ट पे। नरसिंहम कमेटी, ठीक, नरसिंहम कमेटी के रिपोर्ट पे ये स्थापना की गई थी। ठीक, नाबार्ड की स्थापना की गई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये मेनली आरबीआई इसको पैसा देता है, नाबार्ड को पैसा देता है, और नाबार्ड जो है जो एग्रीकल्चर है और ग्रामीण क्षेत्र है उस सब में जो है पूंजीकरण को सुनिश्चित करता है। और इसके लिए नाबार्ड के अंतर्गत जो है कई आरआरबी की स्थापना की गई है, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की गई। उस सब का जो रेगुलेटर है नाबार्ड को बनाया गया, और जितने भी भारत में बैंक है सबका रेगुलेटर आरबीआई है। नाबार्ड भी इनडायरेक्टली जो है आरबीआई के कंट्रोल में मॉनिटर करता है आरबीआई नाबार्ड को। ठीक है, तो गांव के लिए, कृषि के लिए जो है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए सारे का फाइनेंस जो है। ठीक, चलिए, भारत ने किस देश के साथ रुपये में लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है? ठीक है, ये रिसेंट करंट का एक न्यूज है, देश के साथ दिया है। तो ये हो जाएगा अभी हाल ही में जो है मॉरिशस के साथ जो है भारत सरकार का समझौता हुआ है, और मॉरिशस में पहली बार रुपी के फॉर्म में लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। रुपी के फॉर्म का मतलब है इसको दिया जाएगा वो रुपी के फॉर्म में होगा, पहले डॉलर वगैरह चलता था। ठीक है,
और भी 3-4 जो डिनोमिनेशन था वो चलता था, लेकिन पहली बार हुआ है जब रुपये की फॉर्म में भारत सरकार ने लोन दिया है। ठीक है, इस देश के बारे में थोड़ा सा न्यूज को जानते हैं हम लोग। इंडिया एक्सटेंड फर्स्ट एवर रुपी डिनोमिनेशन लाइन ऑफ क्रेडिट, मॉरिशस गेट 487 करोड़ फॉर वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। मॉरिशस में एक वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिछाना है, जिसके लिए भारत सरकार ने जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, यानी कि जो लोन दिया है, ठीक है, वो अपना काम करवा सकते हैं 487 करोड़ का। और ये पहली बार है फर्स्ट एवर रुपी डिनोमिनेटेड, यानी कि जो रुपया है उसके फॉर्म में जो है लोन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, तो हमारे रुपी का जो है हमारे जो भी नजदीकी कंट्री है, निकटवर्ती कंट्रीज है, उसमें रुपी का डिमांड बढ़ेगा। अब जैसे मॉरिशस को दिया गया, मॉरिशस में रुपी का डिमांड बढ़ेगा, वो भी चाहेंगे, वो भी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह यहाँ पे करेंगे, यहाँ से चाहेंगे इंडियन रुपी को कैसे हम प्राप्त करें। ठीक है, ये वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट वगैरह आकर्षित करना चाहेंगे मॉरिशस में। ठीक है, जो मॉरिशस का जो राजधानी है पोर्ट लुइस है, करेंसी वहाँ मॉरिशियन रुपी चलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, प्राइम मिनिस्टर अभी प्रविंद जुगनाथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज है। हाल ही में परमेश शिवामणि को किस संस्था का डायरेक्टर जनरल बनाया गया, किसे बनाया गया है, तो ये हो जाएगा अभी हाल ही में जो है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का इनको जो है ये बनाया गया कोस्ट गार्ड। ठीक है, नए डीजी बने हैं परवेश शिवामणि। ठीक है, अभी इंडियन नेवी का तो आप जानते ही हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं इंडियन नेवी के। और इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन नेवी के बाद हम लोग का जो समुद्री सीमा है, ठीक है, हम जानते हैं कि नीचे की ओर से जो है कंप्लीटली हमारा जो है सीमावर्ती इलाका है, तो ये समुद्री सीमा है, यहाँ पे हमारे सुरक्षा का जो दायित्व है इंडियन नेवी के अलावा आईसीजे ही संभालता है। कोई भी आपदा आ जाती है, चक्रवात वगैरह आ जाता है, तो उस समय सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि रिस्पॉन्स लेता है, वो आईसीजे ही रहता है। ठीक है, इसके साथ ही जो है निकटवर्ती इलाके में मॉनिटरिंग वगैरह करना, स्मगलिंग वगैरह को रोकना, ये सब जवाबदेही इंडियन कोस्ट गार्ड की ही रहती है, और ये लगातार मॉनिटरिंग करते रहता है। ठीक है, तो तट की सुरक्षा, जो कोस्ट लाइन है उसकी सुरक्षा जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के जिम्मेदारी है, और जहाँ के डीजी बने परमेश शिवामणि। ठीक, चलिए, डीजी परवेश शिवामणि टुक ओवर 26वें डायरेक्टर जनरल बने हैं आईसीजी के। ठीक है, आप देख रहे हैं परमेश शिवामणि को। ठीक, चलिए, यूनाइटेड नेशंस द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन कब मनाया जाता है? ठीक है, तो गांव में जो महिलाएं रहती है उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो सेफ्टी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब चीजों में क्या उन्हें चुनौतियां मिलती है, इसलिए यूनाइटेड नेशन हर वर्ष 15 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन मनाता है। ठीक है, ताकि उनके चुनौतियों को वो क्या फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, उसको लोगों के सामने रखा जाए, उसको एड्रेस किया जाए, उनके समाधान के लिए पहल किया जाए, मिशन चलाया जाए। ठीक है, तो हर साल 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन मनाया जाता है। दुबई बेस्ड सीबिया टेक्नोलॉजी ने किस भारत के किस कंपनी के साथ यूएवी बेचने के लिए समझौता किए? ठीक है, तो यूएवी क्या होता है? यूएवी, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, अनमैन्ड मतलब, एरियल व्हीकल का मतलब कि जो आसमान में उड़ता है। ठीक है, अनमैन्ड का मतलब जो वहाँ आदमी बैठ करके नहीं चलाता है, जैसे हवाई जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, तो उसमें आदमी बैठ करके उसको चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है। लेकिन यूएवी का मतलब हो गया जैसे ड्रोन, ड्रोन को नीचे जो जमीन पे आदमी स्थित होकर के उस ड्रोन को चलाता है, उसी तरह से जो बड़े लड़ाकू ड्रोन्स वगैरह होते हैं या मॉनिटर करने वाले ड्रोन्स होते हैं, उन सबको जो है यूएवी कहा जाता है। ठीक है, उसको कहीं दूसरे जगह से ऑपरेट किया जाता है, उसको उड़ाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये बनाती है भारत में स्काई बार एरोस्पेस है। ठीक है, जो नई स्टार्टअप्स है एविएशन के फील्ड में, एरोस्पेस के फील्ड में, और इसने जो है दुबई की सीबिया टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। जो सीबिया टेक्नोलॉजी है ये जो है अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में इस ड्रोन्स वगैरह को बेचेगी। ठीक है, उसका सेल करेगी, और इसके लिए स्काई बार एरोस्पेस ने जो है सीबिया टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है कि हाँ, भारत में बना हुआ ड्रोन, स्काई बार द्वारा बनाया गया ड्रोन जो है मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में बिकेगा।
ठीक है, तो ये प्राउड मूवमेंट है। और जब से स्टार्टअप्स को जो है खोला गया है एविएशन के फील्ड में, एरोस्पेस के फील्ड में, तो हम लोग एरोस्पेस के दिशा में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। चलिए, हाल ही में सफर पॉलिसी क्या है? ठीक है, तो नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस सुविधा गलत है, नेशनल हाईवे पर बेसिक सुविधा, ठीक है, ट्रेन में खाने पाने की सुविधा नहीं, कोई नहीं, ठीक है, नेशनल हाईवे पर बेसिक सुविधा, ठीक है। जब हम लंबे सफर पर निकलते हैं, नेशनल हाईवे वगैरह पे निकलते हैं, तो कंडीशंस में क्या होता है कि कई बार हमें भूख प्यास लग जाती है, कोई लंबा सफर होता है तो मन करता है कहीं पे रोक के थोड़ा देर आराम कर ले, तो वो सब बेसिक सुविधा के लिए जो है नितिन गडकरी जी द्वारा हम सफर पॉलिसी को लॉन्च किया गया है और एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है राजमार्ग यात्रा नाम से, ठीक है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप जान सकते हैं कि नजदीकी होटल्स कहाँ पे है, नजदीकी विश्राम गृह कहाँ पे है, नजदीकी पीने का जो पानी है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो बेसिक एमिनिटी टॉयलेट्स कहाँ पे है, ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है, ये सब का पता आप लगा सकते हैं। और हाईवे के जो रोड्स है उसके साथ साथ इस चीज को कंप्लीट किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लोकल इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट करेगा, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, अब वहाँ लोग जाएंगे, होटल्स खोल रहा है तो वहाँ पे लोगों को काम मिलेगा, तो जो लोकल जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको भी जो है काफी सहायता मिलेगी। हम लोग जानते हैं नितिन गडकरी साहब जो है वर्तमान में जो राजमार्ग मंत्री है, ठीक है, हाईवे और रोड मिनिस्टर है। चलिए, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस देश में पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो अभी जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने नेपाल के ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ जो है एक टाई अप किया है और वहां पे जो है जो पेट्रोलियम का पाइपलाइन बिछा रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है। पाइप सिलीगुड़ी से लेकर के झापा, यानी झापा जो है नेपाल में पड़ता है, वहां तक पहला पाइपलाइन बिछाया जाएगा ताकि नेपाल का जो ऊर्जा आवश्यकता है, भारत चाहता है कि ऊर्जा आवश्यकता के लिए नेपाल जो है भारत के साथ टाई अप रहे। अगर भारत ये नहीं करता है तो नेपाल जस्ट अपोजिट चाइना के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है नेपाल का जो ऊर्जा आवश्यकता है उसको पूरा करने की दिशा में भारत सरकार सहयोग कर रहा है नेपाल को, ठीक है। तो आज के क्लास में जो है हम लोग ये सारे करंट अफेयर्स को देखे हैं। इसका जो पीडीएफ होगा वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बनाने का खुद से प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं और पीडीएफ को आप इसके मोबाइल एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी 70वीं बीपीएससी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।